इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा है और न्यूक्लियस के चारों तरफ वो चक्कर काट रहा है और जो रेडियस है ना उसका ऑर्बिट का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है. सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हाइपोथेसिस दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अ वेव करेक्टर. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और डी ब्रॉय ने ये समझाया था कि कोई जो पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव करता है और जो वेव है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है. डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में हमने ये देखा था. तो उसने ये बोला कि उसका ना वेव करेक्टर भी होगा इलेक्ट्रॉन का. अच्छा, hence a circular orbit can be taken to be a stationary energy state only if it contains an integral number of de Broglie wavelengths. That is, we must have 2 pi r is equal to n lambda. 2 pi r is equal to n lambda. अब ये 2 pi r is equal to n lambda का मतलब क्या है? कि अगर हम सर्कुलर ऑर्बिट की बात करें तो सर्कुलर ऑर्बिट की पूरे की लेंथ कितनी होगी? 2 pi r. देखिए ऐसा होता है, ये अगर एसी वाला चैप्टर है, अगर वो भी आपको याद आए ना, तो हमने क्या करा था कि एक जो एसी की वेव होती है, ये वाली वेव, अगर हमने इसका सर्कुलर प्लेन पर अगर हमने इसका प्रोजेक्शन लिया था तो वो क्या बन जाता है? मैं कहता हूँ कि यहाँ से एक डिस्टेंस, फिर इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से, मतलब हम इसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को रेडियस मानते हुए हम एक सर्कल बना सकते हैं और इसको सर्कुलर प्लेन पर हम रिप्रेजेंट कर देते थे. और याद करिए कि ये वाले पॉइंट को मैं बोलता था कि ये π/2, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो है ये मेरे को ये वाले लोकस के पॉइंट्स देता है. ठीक है, तो यहाँ से π/2 और सर्कुलर प्लेन में ये हो गया π/2. फिर इसको हम बोल देते थे, इसमें इसको एंगल बोला जाएगा लेकिन वेव की फॉर्म में इसको फेज बोल देते थे. ये π/2 हो गया, ये π हो गया, ये 3π/2 हो गया और ये हो गया 2π. तो 2π का मतलब क्या है कि सर्कल का 2π मतलब 360 डिग्री, मतलब सर्कल पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है. तो इन्होंने ये बोला कि 2πr का मतलब क्या है कि एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस कंप्लीट हो गया. सर्कल के सर्कमफ्रेंस को 2πr बोलते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि वेव की एक वेव भी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई, एक वेव भी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई, यानी कि वेवलेंथ इज लैम्बडा. तो इन्होंने बोला 2πr इज इक्वल टू n लैम्बडा. 2πr इज इक्वल टू n लैम्बडा. ठीक है, अब n का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम कौन सी वेव की बात कर रहे हैं भाई? पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव. ठीक है, फिर आप कहोगे नहीं फिर आप उसको 2πr ही क्यों बोल रहे हो? 2πr इस वजह से बोल रहे हैं उसको क्योंकि भाई अगर वेव है ना, अगर वेव है तो ऐसी ही एग्जैक्ट वेव दोबारा आएगी, ऐसी ही एग्जैक्ट वेव दोबारा आएगी. तो सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स और सेम वेवलेंथ की वेव्स आती रहेंगी. लेकिन अगर उससे हम सर्कल को कोरिलेट करेंगे तो भाई सर्कल तो एक ही जगह पर गोल गोल घूमता रहेगा, तो उसका सर्कमफ्रेंस चेंज नहीं होने वाला. तो 2πr इज इक्वल टू n लैम्बडा, ये डी ब्रॉय की कंडीशन. ठीक है, मैं दोबारा बता रहा था इसको, ये डी ब्रॉय की कंडीशन हमने कर रखी है. इक्वेशन नंबर 1 देखिएगा. ठीक है, अच्छा उसके बाद आप ये देखिएगा डी ब्रॉय ने जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कैसे एक्सप्लेन करी थी? वेवलेंथ लैम्बडा is equal to h upon mv. वेवलेंथ लैम्बडा is equal to h upon mv. समझ गए ना? mv यहाँ पर क्या है हमारा मोमेंटम, h upon p था, तो लैम्बडा is equal to h upon p हमने करा था. ये डी ब्रॉय वेवलेंथ है. इसके बाद आइए पेज नंबर 9 पर. तो इस हिसाब से जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी? आपको लैम्बडा की वैल्यू ये डी ब्रॉय वाली वेवलेंथ यहाँ पर डाल देनी है. ठीक, तो 2πr इज इक्वल टू n लैम्बडा है ना, तो ये हो गया nh अपॉन mv, nh अपॉन mv. ठीक, या फिर nh अपॉन p बोल दीजिए, nh अपॉन p, nh अपॉन mv या फिर nh अपॉन p. अच्छा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि p को इधर ले आइए और 2π को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा p into r इज इक्वल टू nh अपॉन 2π. PR is equal to NH upon 2π, where P is equal to MV is linear momentum. पेज नंबर 9 पर है. तो यहाँ से जो P into R, यानी कि अगर हम लीनियर मोमेंटम को रेडियस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक नई टर्म आ जाती है, 11th में पढ़ी थी, एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, उसको L बोलते हैं. तो L हो गया, L is equal to NH upon 2π. ठीक है, साइड में लिखा हुआ भी है where L is equal to PR is angular momentum of the electron. ठीक है, this is the famous Bohr's quantization condition for angular momentum. खत्म, बस इतना सा है.
आपको शुरुआत कहाँ से करनी है इक्वेशन 1 से, 2πr इज इक्वल टू एन लैम्बडा। समझ में आ गया 2πr कैसे है। किसी भी वेव को अगर सर्कुलर प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस 2πr के बराबर, और 2πr सर्कल अगर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो एक वेव भी कंप्लीट हो जाती है। तो हमने एन लैम्बडा इज इक्वल टू 2πr ले लिया। लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, दिस इज कॉल्ड बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। लैम्बडा की वैल्यू यहाँ डाल दी, एन एच अपॉन एम वी हो गया, एम वी की जगह पी लिख दिया, 2π को इधर ले आए, आर को उधर ले गए, तो पी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, पी आर इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। बस, तो एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है। एंगुलर मोमेंटम किसका निकला ये एंगुलर मोमेंटम निकला एक इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो बोहर ने ये क्वांटाइजेशन कंडीशन दी थी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए बोहर्स एटॉमिक मॉडल। मैं बोहर के एटॉमिक मॉडल की बात अब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई रदरफोर्ड 2 जगह फ्लॉप हुआ था। रदरफोर्ड 2 जगह फ्लॉप हुआ था, 2 लिमिटेशन थी। पहली लिमिटेशन उन्होंने ये बताया था कि वो स्पाइरल पाथ फॉलो करते करते, क्योंकि वो कंटिन्यूअस एक्सेलरेटेड मोशन में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब वो एनर्जी लूज करेगा। जब एनर्जी लूज करेगा तो वो थक हार के न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, है ना। तो ऐसा होता नहीं, लेकिन तो बोहर ने बताया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता। तो बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया वही हम लोग आज भी पढ़ रहे हैं। बोहर के बाद फिर कोई दूसरे साइंटिस्ट ने उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करी, तो बोहर वाला ही हम आज भी पढ़ रहे हैं। Bohr's atomic model, so-called planetary model of the atom, is based on the following postulates. तो ये इन following postulates मतलब थ्योरी, इन पर बेस्ड है। पहला है न्यूक्लियर कंसेप्ट। An atom consists of a small and massive core called nucleus around which planetary electrons revolve. The centripetal force required for their rotation is provided by the electrostatic attraction between the electrons and the nucleus. ठीक है भाई, इसमें इसने कुछ भी नया नहीं बताया, ये रदरफोर्ड वाला ही है। रदरफोर्ड ने भी यही चीज़ बताई थी, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, उससे पहले अगर आपको 9th का ध्यान आ रहा हो केमिस्ट्री का, वो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था, तो उसमें उसने क्या बोला था कि वो एक पडिंग की तरह है और उसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, है ना, वो वाला था। तो उसके बाद फिर रदरफोर्ड आया, फिर आया बोहर। तो न्यूक्लियर कंसेप्ट इसका सेम है रदरफोर्ड जैसे। दूसरा आई है क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन ये नया है। इसमें इन्होंने क्या बोला, ऑफ ऑल द पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स अलाउड बाय द क्लासिकल थ्योरी, द इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। तो भाई बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन जो है वो ये थी, हमने अभी देखा ना, L इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। तो हम ये कहेंगे कि n की वैल्यू डाल दो, यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट मुझे मालूम है क्या होता है, 2π की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, और n मतलब 1, तो 1 का मतलब जब मैंने 1 यहाँ पर डाल दिया तो हमारे पास एक एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम आते ही, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है, p इंटू आर के इक्वल है। p किसके इक्वल है, m इंटू वी के इक्वल है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करी जा सकती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है। ठीक है, तो हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम वहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं समझे तो दोबारा बताता हूँ। n क्या है, मैं ये कहता हूँ कि n मैंने पहली वेव की बात करी, मैं कह रहा हूँ कि मैं पहली वेव की बात कर रहा हूँ बस। ठीक है, अच्छा जी, तो पहली वेव की जब मैंने बात करी तो n की वैल्यू मैंने 1 डाल दी। प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता ही है, 2π हमें पता ही है, तो एंगुलर मोमेंटम आ गया, L आ गया। L आते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, PR, तो PR आ गया। PR इज इक्वल टू L, L मेरे को नोन है, ये मेरे को पता है, कैलकुलेट कर लिया मैंने। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो P है वो क्या है, mv, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट कर लेंगे, मास हमें पता है, और जो r है वो अननोन है। तो हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू L अपॉन mv करके मेरे पास r क्या आ जाएगा, उसका जो पाथ है ना, जिस पाथ में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, पहली वेव के साथ जो एसोसिएटेड है, वो जो रिवॉल्व कर रहा है तो उसका रेडियस आ जाएगा। ठीक, फिर मैंने क्या करा कि अब n की वैल्यू 2 डाल दी। n की वैल्यू 2 डालने पर हमारे पास अलग आ गया एंगुलर मोमेंटम। जब एंगुलर मोमेंटम अलग आया तो हमने देखा अरे ये तो रेडियस भी अलग आ रहा है, रेडियस अलग आ गया। फिर n की वैल्यू 3 डाल दी, फिर n की वैल्यू 4 डाल दी। तो ऐसे हमने 2, 3 या 4 वैल्यू डालकर देखी, हमने नहीं मतलब बोहर ने डालकर देखा। तो जब उसने ये करा तो उसने कहा अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ तो मैं तो ये कह रहा था कि ये 2πr के इक्वल आ रहा है बार बार। ठीक है, कि मैं तो ये रेडियस को कांस्टेंट लेकर चल रहा था, लेकिन रेडियस तो बार बार वेरी कर रहा है। जैसे ही वेव चेंज होगी तो रेडियस चेंज होगा। तो यहाँ से उसने ये कहा कि जो प्रॉब्लम थी रदरफोर्ड वाली, वो प्रॉब्लम दूर हो गई। उसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन तो जो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स है ना, जैसे पहले वाले का रेडियस मान लो, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, मान लीजिए 1 माइक्रो सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, और दूसरे वाले का 2 माइक्रो सेंटीमीटर और तीसरे वाले का 3 माइक्रो सेंटीमीटर। तो उसने कहा कि इनका तो अंदर आकर न्यूक्लियस में गिरने का सवाल ही नहीं है।
क्योंकि ये तो अलग अलग पाथ में रिवॉल्व करते रहेंगे, समझ गए। तो उसने इस चीज़ का सॉल्यूशन ये निकाला, उसने बताया कि भाई जो मेरी जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है, क्वांटाइजेशन कंडीशन के हिसाब से अलग अलग रेडियस बन रहे हैं, जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो धीरे धीरे स्पाइरल में कहाँ होता है कुछ रेडियस, कंटिन्यूसली डिक्रीज होते 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 अल्टीमेटली बीच में आकर गिर जाता है। तो वो कहेगा कि भाई वो जो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग रेडियस है वो नहीं है, फिक्स रेडियस आ रहे हैं, 4 रेडियस या 5 रेडियस, आप जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स लेंगे। तो ये उसने बताया कि फॉर एनी परमिटेड ऑर्बिट L is equal to mvr is equal to nh upon 2 pi, where L, m and v are the angular momentum, mass and speed of the electron, r is the radius of the permitted orbit, and n is positive integer called principal quantum number. The above equation is famous Bohr's quantum condition. बोहर की क्वांटम कंडीशन है, फेमस इस वजह से है कि इसी से बोहर की थ्योरी टोटली एक्सेप्ट कर ली गई कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेटेड पाथ फॉलो करेगा, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के अलावा, तो वो कभी भी आकर न्यूक्लियस में गिरेगा नहीं। ठीक है, चलिए जी, ये समझ में आ गया भाई। ऑनलाइन वाले बता दें, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? बोलिए भाई, अक्षय, लक्ष्य, रुद्रांश। सर एक बार एकदम सस्पेंड कर दीजिए कि वो क्यों नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा उसका रीज़न सिर्फ इतना है, जो ये पेज नंबर 9 है ना, पेज नंबर 9 पर देखिएगा, बिल्कुल नीचे जो ये पॉइंट लिखा हुआ है, क्वांटम कंडीशन ऑफ ऑल द पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स अलाउड बाय द क्लासिकल थ्योरी, द इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली इन दोज ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π यानी कि H/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, क्योंकि वो ही ना एक पर्टिकुलर वेव से एसोसिएटेड होगा। जैसे n = 1 ले लिया मैंने, तो n = 1 का मतलब क्या है, पहला ऑर्बिट, अगर मैं सर्कुलर इसकी बात कर रहा हूँ सर्कुलर प्लेन की, या पहली वेव, तो मैं पहली वेव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जब एंगुलर मोमेंटम निकल रहा है तो जो रेडियस है ना, जो रेडियस उसके पाथ का है, वो रेडियस उसके पाथ का फिक्स हो गया। वही हम जो रेडियस निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पाथ का रेडियस कम हो गया, वो सॉरी फिक्स हो गया, तो वो कंटिन्यूसली डिक्रीज नहीं करेगा, वो उसी पाथ में फॉलो करता है, उसी पाथ में लगातार गोल गोल घूमता रहेगा इन स्पाइट ऑफ इट्स एक्सेलरेटेड मोशन। समझ गए? उसकी एनर्जी लूज हो ही नहीं पाएगी, उसकी एनर्जी लूज हो ही नहीं पाएगी। इसीलिए उस चीज़ को ना एनर्जी लेवल भी बोल दिया गया। इसीलिए जो ऑर्बिट्स होते हैं, इसीलिए उसको एनर्जी लेवल भी बोल देते हैं कि वो जितनी उसकी एनर्जी है, मतलब अगर एक ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी हमको पता है कि हाँ इसकी एनर्जी इतनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, इसीलिए उसको एनर्जी लेवल बोल देते हैं। सही है, चलो आगे। ठीक है, अच्छा थर्ड देखिएगा, थर्ड है स्टेशनरी ऑर्बिट्स। While revolving in the permissible orbits, an electron does not radiate energy. इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता। एनर्जी रेडिएशन का मतलब ही है, अगर वो एनर्जी रेडिएट करता हुआ जा रहा है यानी कि खुद की एनर्जी लूज करता हुआ जा रहा है, तो कोई एनर्जी लूज नहीं करता। ठीक है, दीज नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इन नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोल देते हैं, बस ये उसने नाम दे दिया, इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स का नाम दे दिया। फोर्थ है फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फ्रीक्वेंसी कंडीशन देखिएगा, an atom can emit or absorb radiation in the form of discrete energy photons। ठीक, an atom can emit or absorb radiation। एक एटम जो है रेडिएशन को एमिट भी कर सकता है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, only in the form of discrete energy photons, only when an electron jumps from a higher to a lower orbit or from a lower to a higher orbit respectively। तो ये भी बिल्कुल क्लियर है इसके स्टेशनरी ऑर्बिट्स वाले कॉन्सेप्ट से, क्वांटम कंडीशन से। क्वांटम कंडीशन क्या कहती है कि अगर वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो भाई उसकी जो एनर्जी है वो फिक्स रहेगी। नॉन रेडिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, एनर्जी रेडिएट करेंगे ही नहीं। जब वो एनर्जी रेडिएट करेंगे ही नहीं तो इसका मतलब क्या है कि उनकी एनर्जी लूज तब तक नहीं होगी जब तक वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहेंगे। अच्छा, जहाँ उसने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर जंप करा तो जैसे ही जंप करेगा तब उसकी एनर्जी में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर वो छोटे से बड़े ऑर्बिट में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी बढ़ रही है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है यानी कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके अंदर एनर्जी आ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। अच्छा, और अगर वो बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट में जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो एनर्जी लूज कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। एनर्जी लूज कर रहा है तभी वो कम एनर्जी लेवल वाले में जंप कर पा रहा है। ठीक है,
तो अब इन्होंने कहा कि इसमें फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहाँ से आ गई, अभी देखते हैं. If E1 and E2 are the energies associated with these permitted orbits, then the frequency nu of the emitted or absorbed radiation, हम ये जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की या एमिटेड रेडिएशन की, किसी भी रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमने देखा था वो क्या होती है, एच न्यू होती है. ठीक है, तो वो एनर्जी रेडिएट होगी कब या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कब, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप करेगा. तो नहीं तो एनर्जी कांस्टेंट बनी हुई है, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा. E2 माइनस E1 यही तो होगा एनर्जी का डिफरेंस. एनर्जी का डिफरेंस आएगा ही तब जब वो जंप करेगा. तो एनर्जी का डिफरेंस इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू जो वहाँ पर था. ठीक है, तो ये चीज़ है, एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1. दिस इज बोहर्स फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन. ये बोहर की फ्रीक्वेंसी कंडीशन है. उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 11 पर आ जाइए. अब ये है बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम. बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर ने हाइड्रोजन के बारे में भी कुछ समझाने की कोशिश करी थी, अपनी थ्योरी दी थी. हाइड्रोजन के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी है. हाइड्रोजन की मिस्ट्री वैसे अभी तक अनसॉल्व्ड है, लेकिन फिर भी ये देखते हैं. अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस विद अ पॉजिटिव चार्ज Ze. विद अ पॉजिटिव चार्ज Ze. न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है वो Ze ही होता है. कैसे? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स पर तो कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन्स को तो भूल जाओ, है ना. न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं. तो उसके अंदर प्रोटॉन्स भरे हुए हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वही तो होता है हमारा एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा, E 1.6 × 10⁻⁻19 एक प्रोटॉन पर चार्ज. तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से पता चल जाएगा, मतलब फिर Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो Z × E. तो न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है वो Z ही होता है हमेशा. अच्छा, एंड अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज -E. ये हमको पता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक सिंगल ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, which revolves around it in a circular orbit of radius r. Here Z is the atomic number and for hydrogen Z is equal to E. हाइड्रोजन के केस में जो Z है वो भी E है. The electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron is, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ये कूलम्स लॉ जो हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, K इंटू Ze क्या हो गया, न्यूक्लियस पर चार्ज, और E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अपॉन उसका रेडियस कितना है r, तो r². तो Ze² अपॉन r² हो जाएगा. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद देखिएगा, टू कीप एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के इक्वल होना चाहिए. उससे ज़्यादा या कम हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डेविएट करेगा. देखिए यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर चार्ज Ze और ये सर्कुलर ऑर्बिट बना दिया. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, R. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी होगी. किसी इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी की बात करी जाती है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है वो बेचारा घूमे जा रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन में. अब क्या बोल रहे हैं ये, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r. ये किसी भी चीज को सेंटर की तरफ रोक कर रखता है. ठीक है, सेंटर की तरफ उसको खींच कर रखता है किसी भी चीज को. और हम ये कहेंगे कि नहीं, हमारी थ्योरी के हिसाब से तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को खींचता है.
तो हम ये कहेंगे कि अच्छा अगर हम इसकी सर्कुलर मोशन की क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो हम ये कहते हैं कि बीच में जो भी पॉइंट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपनी तरफ खींच कर रखता है तभी वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। तो और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी है वो कहती है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को खींच कर रखता है। तो हमने कहा अच्छा हाँ भाई तुम भी ठीक हम भी ठीक, मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों को इक्वल कर दिया, तो इक्वल करा तो ये जो mv²/r है, mv²/r ये हो जाएगा k ze²/r²। ये आप k जानते ही हैं आप, 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 12 पर आ जाइए। पेज नंबर 12 पर क्या है, mv² = kze²/r। ठीक, ऐसे एक r से एक r ये कैंसिल आउट हो गया, और कुछ है कैंसिल होने वाली चीज़ नहीं। तो r निकाल लीजिए यहाँ से, r निकाला तो k ze²/mv²। इसको तो बोला था, ये वाली जो है इसको तो बोल दिया था इक्वेशन नंबर 3, जैसा नोट्स में भी दे रखा है कि इक्वेशन नंबर 4 होगी। अच्छा जी, तो अब बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन, तो बोहर ने हाइड्रोजन की थ्योरी दी तो अपनी क्वांटाइजेशन कंडीशन लेकर आएगा। उसकी क्वांटाइजेशन कंडीशन के हिसाब से L क्या था, उसकी क्वांटाइजेशन कंडीशन के हिसाब से L वाज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, तो nh/2π। और L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज mvr = nh/2π। तो यहाँ से r कितना निकल गया, nh/2πmv। ठीक, तो इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। रेडियस यहाँ से भी निकाला गया, सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों को कंपेयर करके रेडियस यहाँ से भी निकाला गया। और रेडियस उसने निकाला अपनी खुद की क्वांटाइजेशन कंडीशन से भी। तो उसने कहा भाई ये दोनों रेडियस जो है वो बराबर होने चाहिए, ये दोनों रेडियस बराबर होनी चाहिए। तो उसने क्या करा, उसने इक्वेशन 4 और 5 दोनों को कंपेयर कर दिया, मतलब एक दूसरे के इक्वल रख दिया। तो 4 और 5 को जब कंपेयर करा तो ये आ गया kze²/mv² is equal to nh/2πmv। m से m गया, ठीक है, एक v से एक v गया, ठीक। ये हो गया nhv is equal to 2πkze²। v निकाल लीजिए 2πkze²/nh, 2πkze²/nh इक्वेशन नंबर 6। फिर क्या कहते हैं, इस सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 5, इस वैल्यू को आप इक्वेशन 5 में रख दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 5 में अगर इसको रख देते हैं तो क्या होगा, ये अच्छा ये mvr क्या है, L है, L इज इक्वल टू nh/2π, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। और L क्या होता है, P × R, और P क्या होता है, m × V। तो mvr इस तरह से हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमें इक्वेशन नंबर 5 में रख देना है। तो r इज इक्वल टू nh/2πm, और v की वैल्यू डालिए 2πkze²/nh। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, तो nh ऊपर वाले nh से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी n²h² अपॉन 2π × 2π क्या हो जाएगा, 4π² mkze²। तो यहाँ से जो ये रेडियस है, ये रेडियस निकल कर आ गया। हाइड्रोजन एटम में कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने रेडियस में रिवॉल्व करता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। तो क्लियरली द रेडियाई ऑफ द परमिटेड ऑर्बिट्स आर प्रोपोर्शनल टू n² एंड इंक्रीज इन द रेशो ऑफ 1:4:9:16। ये बताने की जरूरत नहीं थी, 1:4:9। सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन में ही होता है। द पैरामीटर n इज कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो पैरामीटर n है इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह देते हैं।
फिर इन्होंने कहा द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम कॉल्ड बोहर्स रेडियस कैन बी डिटरमिन्ड बाई पुटिंग z इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें पता है कि z जो है वो क्या होता है, z इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, और जो n है भाई a की उसकी वो बनेगी, a की ऑर्बिट बनेगा तो n इज इक्वल टू 1। उसको हमने इसमें सब्सटीट्यूट करा, तो करके ये सारी वैल्यूज़ रख कर जो आंसर है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। बस कोई कैलकुलेट नहीं करना, बस वैल्यू याद रखना। आर ओ मतलब जो रेडियस है ना, ऑर्बिट का जो रेडियस है, हाइड्रोजन के ऑर्बिट का जो रेडियस है वो बोहर ने कैलकुलेट करके ऐसे बताया था, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आगे जो आपका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है और स्पेक्ट्रल सीरीज है ये करवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में। सर अभिनव कह रहा था ये नहीं, अच्छा। तो अभिनव क्या नहीं चाहता था, अच्छा बोलो बोलो। हाँ, कह रहा था कि डेरिवेशंस मत करिए, वो बहुत कम आती हैं। उसके पेपर में कमाई होंगी। अच्छा। वो क्या है ना कि उसने ये नहीं बताया आपको कि उसका जो पेपर था उसमें ऐसा था कि दो हाँ, टर्म्स हुए थे, टर्म 1 और टर्म 2। तो टर्म 1 जो है, टर्म 1 में पूरी बुक 1 आई थी, हाँ, और वो जो बुक 1 है सारी की सारी डेरिवेशंस आप देखिए उसमें भरी पड़ी है ना। और जो बुक 1 है, बुक 1 में सारी डेरिवेशंस भरी पड़ी है, और उसमें वो सारा का सारा MCQ हो गया था, हाँ, तो वहाँ उन बच्चों को सारा का सारा वो प्रिपेयर करना पड़ा था। अच्छा, हाँ, न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा, प्रिपेयर करना पड़ा था, इसमें। और इसमें डेरिवेशंस है नहीं, है ना। तो जो ये थ्योरेटिकल इन्होंने दिया था तो इसमें परेशान हो गए थे बेचारे। हाँ, फिर अप्रैल में या मई में तो पेपर हुए थे इनके। हाँ, आखिरी पेपर मैथ्स का था 7 जून को। हाँ, सर मुझे समझा रहा था कि डेरिवेशन मत करिए, वो 4 नंबर की आती है, न्यूमेरिकल करके जाइएगा पूरा। सर भी बोल रहे थे कि डेरिवेशन पे डिपेंड मत रहना, बहुत हाँ नहीं, डेरिवेशन पर टोटली डिपेंड नहीं रहना। ठीक है, आपको जो पेपर्स देख रहे हैं ना वो पेपर्स आपको देखना 2020 तक के। ये 21 और 22 वाला जो है ना ये बीच का भूल जाना। हाँ, 21 में तो हुआ ही नहीं, खैर 21 में तो हुआ ही नहीं, और जो 22 है 22 में 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया था। सर तो न्यूमेरिकल में तो बस फॉर्मूला आते हैं, हम लिखने हैं। अरे क्यों, तो प्रैक्टिस तो करो, मैं करवाऊंगा ना, होएंगे क्यों नहीं। ओके, हो जाएंगे कोई ऐसी बात नहीं। सर कल क्लास है? हाँ कल क्लास होगी। कल आपकी मैथ्स की होती है ना? यस। अच्छा, तो मैंने बताया तो था 11:30 बजे है सुबह। ठीक है, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। यस, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ओके। सर भाई कल ना सारी क्लासेस मैंने सुबह ही रखी हैं लक्ष्य। आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, वो मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे ना,